आमतौर पर हम सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान के शिल्पकार के रूप में और उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए जो काम किया था उसके लिए पहचानते हैं और हमेशा इसी बातों पर चर्चा होती रहती है। पर वास्तव में बाबा साहब का काम यहाँ तक ही सीमित नहीं था। वो एक शिक्षाविद थे, पत्रकार थे, लेखक थे, विधि वक्ता थे, चिंतक थे और आज मैं जिस बात पर यहाँ बात करने जा रहा हूँ वो विश्व कीर्ति के अर्थशास्त्री भी थे। बाबा साहब के पूरे कार्य का दायरा इतना बड़ा है कि एक अर्थशास्त्री के स्वरूप में उनके कार्यों का और विचारों का तुलना में उतना ध्यान नहीं दिया गया। आज हम उन्होंने अर्थशास्त्र में जो कार्य किया था उसकी चर्चा करेंगे। बाबा साहब का अर्थशास्त्र में का योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नोबेल प्राइज विनर अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन ने बाबा साहब को अर्थशास्त्र में का अपना आदर्श माना था और कहा था उनका इस विषय में का काम बहुत बड़ा है जिसकी ओर दुर्भाग्यवश उतना ध्यान नहीं दिया गया। बाबा साहब को अर्थशास्त्र में पहले से ही रुचि थी। उनके करियर की शुरुआत ही इसी विषय से हुई थी। उन्होंने इस विषय का बारीकी से अध्ययन किया था। 1930 में उन्होंने मुंबई के सिडनीहैम इस कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया था। वहां एक विद्यार्थी प्रिय शिक्षक थे। बाबा साहब ने अपने जीवन में गरीबी देखी थी। पैसों के कमी के कारण उन्हें भी अपने जीवन में बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ी थी। इसलिए उन्होंने हमेशा ही देश की अर्थव्यवस्था में समाज के शोषित और पीड़ित वर्गों को जगह देने की कोशिश की। इस शोषित वर्ग ने खुद के पैर पर आत्मविश्वास से खड़ा रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपना एमए एंशियंट इंडियन कॉमर्स इस प्रबंध को पूरा करके किया था और इसी विश्वविद्यालय में उन्होंने इवैल्यूएशन ऑफ इंडिया फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया इस विषय पर पीएचडी का प्रबंध लिखकर पूरा किया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब ने एमएससी के लिए द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया इस विषय पर थीसिस लिखा था। डीएससी के रिसर्च का उनका विषय था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। यहां से डीएससी पदवी प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय थे। बाबा साहब का यह शोध निबंध ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ आज भी अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। 1923 में पब्लिश हुआ यह ग्रंथ आज भी उतना ही रिलेवेंट है। इसमें बाबा साहब ने इंडियन करेंसी के संदर्भ में चर्चा की थी। करेंसी के संदर्भ में गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का उस समय के विश्व के नामी अर्थशास्त्री प्रोफेसर जॉन केन्स समर्थन किया करते थे, पर बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में विकसनशील देशों के संदर्भ में इन विचारों को गलत ठहराया था। इसके लिए उन्होंने सन 1800 से लेकर सन 1893 तक के करेंसी वैल्यू का बारीकी से अध्ययन किया था। उनका यह प्रबंध इतना सराहा गया कि लंदन के कई पत्रों ने उनके प्रबंध पर आर्टिकल पब्लिश किए थे। समाचार पत्रों ने कहा था कि बाबा साहब का इस विषय का अध्ययन बहुत ही गहरा है और बहुत आसानी से उन्होंने इस विषय के अपने प्रबंध में चर्चा की है। सरकार ने भारत की मुद्रा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस का गठन किया था। यह बात 1925 की है। इसे हिल्टन यंग आयोग भी कहते हैं। इस आयोग के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बात रखी थी। भारत के अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के विषय को लेकर इस आयोग की बैठकों में विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी। इस आयोग की रिपोर्ट 1926 में प्रकाशित हुई थी। आगे चलकर जब देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तब इस आयोग के रिकमेंडेशंस को और बाबा साहब के विचारों को ध्यान में लिया गया था। बाबा साहब अर्थव्यवस्था में विकेंद्रीकरण लाने का समर्थन किया करते थे। वे मानते थे कि हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ अर्थव्यवस्था के केंद्रीकरण में है और उसमें खुलापन आना चाहिए। यह हम सभी के भविष्य के लिए जरूरी है। यहाँ एक बात गौरतलब है कि रिजर्व बैंक की अभिकल्पना और रूपरेखा में बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने पुस्तक में और विभिन्न माध्यमों से जो विचार व्यक्त किए थे उनका बड़ा ही योगदान रहा है। उनका कहना था कि भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण यह है कि यहाँ के लैंड सिस्टम की सुधारना में कभी ध्यान नहीं दिया गया और उसमें सालों साल कोई बदलाव नहीं हुआ। यह इस देश की वास्तविकता है और इसके लिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा कहा था। देश की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण समाज के कुछ लोगों के हाथ में रखने के बजाय सरकार का उस पर नियंत्रण होना चाहिए, इस बात पर भी वे जोर दिया करते थे। सिर्फ किसी कैपिटलिस्ट ग्रुप ने देश की इकोनॉमी का लाभ नहीं लेना चाहिए, तो सभी इसका फायदा होना चाहिए।
वे सोशल और इकोनॉमिकल भेदभाव पर कड़ी आपत्ति जताते थे। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश की जाति व्यवस्था भी इस देश के आर्थिक विकास में बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। इसका वो बड़ा ही लॉजिकल वर्णन किया करते थे। उनकी हर चर्चा की एक खासियत है कि उन्होंने अपनी हर बात तथ्यों के आधार पर रखी थी। इस संदर्भ में हम उनके किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं तो इस बात की पुष्टि होती है। जाति व्यवस्था ने इस देश का बड़ा ही नुकसान किया है। जाति व्यवस्था में एक जाति के लोग अपने जाति का प्रोफेशनल स्किल दूसरे जाति के लोगों को नहीं सिखाते। इस वजह से इकोनॉमी में उतनी अच्छी तरह से बढ़त नहीं हो पाती। इसलिए हमें ऐसे उद्योग व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जहां हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम करने का मौका मिले। आगे चलकर हमें उनके इन विचारों का प्रतिबिंब देश के संविधान में भी देखने को मिलता है।